नमो नमः। भवतां सर्वेषां ज्योतिषशास्त्रानुरागिणाम् अस्यां शास्त्रप्रौढी इति कक्षायां ज्योतिषविषयिणी कक्षायां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। जानन्ति भवन्तः कालांशेऽस्मिन् वयं बीजगणितम् आश्रित्य किञ्चित् विचारयामः। तत्र विगतासु कक्षासु अस्माभिः मंगलाचरणतः प्रारभ्य गणितीय परिकर्माष्टकाणां तथा च अव्यक्त परिगणनस्य प्रक्रिया अधीता। अधुना अद्य वयम् अव्यक्त प्रकरणस्य प्रपूर्णं करिष्यामः। तत्र अव्यक्ते कश्चन भागः अवशिष्टः वर्तते। विगते दिने अस्माभिः अव्यक्तादीनां गुणनप्रक्रियायां स्याद्रूपवर्णाभिहतौ तु वर्णौ इत्यादि विधिना यदि रूपवर्णयोः गुणनं क्रियते तर्हि वर्णमेव लभ्यते। स्याद्रूपवर्णाभिहतौ तु वर्णौ, यदि रूप और वर्ण का, यदि हम किसी रूप की संख्या का अर्थात अव्यक्त रहित संख्या का अव्यक्त की संख्या से गुणा करते हैं तो स्यात् रूप वर्णाभिहतौ तु वर्णौ, वर्ण एव लभ्यते। तथा च द्वित्र्यादिकानां समजातिकानां यदि द्वित्र्यादिकानां समजातिकानां भिन्न भिन्न वर्णानां गुणनं क्रियते तदानीं तेषां अंकानां तासां संख्यानां वा वर्गादिकं फलम् अस्माभिः प्राप्यते। पुनश्च उच्यते वधेतु तद्वर्गघनादयः स्युः। यदि द्वयोः गुणनं तर्हि वर्गादिकं, त्रयाणां गुणनं तर्हि घनादिकम् इत्यादिकं फलम् अस्माकं सविधे समायाति। तद्भावितं च समजातिघाते असमजातिघातानां गुणनं क्रियते चेत् भावितं भवति। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, सामान्यतया मैं एक बात तेजी से आलोड़न कर दूं तो जिस प्रकार हम व्यक्त में प्रक्रिया करते हैं लगभग वही प्रक्रियाएं अव्यक्त में भी होती हैं। बस अव्यक्त में हमें ध्यान रखना है योगोन्तरम तेषु समान जात्योः विभिन्न जात्यों से पृथक स्थितिश्च। दोनों की जाति समान होने पर ही हम प्रक्रिया करेंगे। एक अगर रूपात्मक हो, एक हो, तो दोनों की प्रक्रिया हम कर सकते हैं, लेकिन योगादि प्रक्रिया नहीं करेंगे। योग और अंतर की प्रक्रिया केवल समान जाति में ही होगी। जैसे हम व्यवहार में भी हम 5 घोड़ों को 3 बकरी से नहीं जोड़ सकते हैं, हम विजातीय योगांतर नहीं कर सकते हैं। जिस किसी में जाति का योग हो जाए, अगर संख्या स्वतंत्र हो, हम 5 को 3 से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम 5 संख्या युक्त जाति विशिष्ट पदार्थ का किसी अन्य संख्या से युक्त जाति का परस्पर विभिन्न जातियों का हम योगांतर नहीं कर सकते हैं। जो व्यवहार विरुद्ध है वैसा ही गणित भी कह रहा है, योगोन्तरम तेषु समान जाति। गुणा की प्रक्रिया में आचार्य ने कहा कि सामान्यतया जैसे हम व्यक्तोक्त खंड गुणना विधिरेव मत्र, व्यक्त विधि में जैसे खंड गुणन की प्रक्रिया कही गई है उसी को यहाँ पर लागू करना चाहिए। अर्थात अव्यक्त प्रक्रियायां व्यक्तवद एव प्रक्रिया कर्तव्या, कश्चन भेदः तत्र नास्ति। योगः अंतर व्यक्तोक्त खंड गुणना विधिरेव मत्र तत्र अव्यक्त वर्ग करणी गुणना किन्तु व्यक्तमपि वर्गादिकमपि तथैव कर्तव्यम्। अव्यक्त प्रकरण में वर्ग भी वैसे ही करेंगे जैसे हम व्यक्त में करते हैं। तो कुछ प्रक्रियाएं जो उस दिन हुई थी उसका एक सामान्य उदाहरण हम करेंगे आज। गुणन का सबसे पहला उदाहरण आचार्य ने दिया है इसी सूत्र के बाद, अव्यक्त वर्ग कणनी गुणनासु चिंत्यो व्यक्तोक्त खंड गुणना विधिरेव मत्र। व्यक्तोक्त खंड गुणना, खंड गुणन की विधि से जैसे हम व्यक्त राशियों का गुणा करते हैं वैसे ही अव्यक्त राशियों का भी गुणा करना चाहिए। तो आचार्य ने उदाहरण क्या दिया, यावत्तावत् पंचकं व्येक रूपम यावत्तावद्भिस्त्रिभिः सद्विरूपैः। उसके बाद संगुण्यं द्राक् ब्रूहि गुण्यं गुणं तं व्यस्तं स्वर्णं कल्पयित्वा तु विद्वन्। बहुत ही सहज उदाहरण है। यावत्तावत् पंचकं व्येक रूपम, यावत्तावत् पंचकम अर्थात एक अव्यक्त राशि है, यावत उसका मान है 5 मान है उसका, यावत तावत पंचकम व्येक रूपम, इसके साथ रूप एक जो है वो ऋण है। अर्थात 5 अगर हम आधुनिक पद्धति से लिखें तो ये 5 हमारे पास y है और हमारे पास एक संख्या है।
ये हमारा गुण्य है, यावत तावत रूपम। उसके बाद आचार्य ने कहा यावत तावत भिस्त्रिभिः सद्विरूपैः, यावत तावत भी त्रिभिः अर्थात तीन हमारे पास, यावत मैंने अव्यक्त राशि हमारे पास तीन है, वो या भी हो सकती है, वो ता भी हो सकती है। राशेह जाति कल्पना गणितीय कर्त्राधीना, कर्ता उस अव्यक्त की जो भी कल्पना करना चाहे वो कर सकता है, वो उस कल्पना के लिए स्वतंत्र है। तो यावत तावत यावत तावत पंचकम व्येक रूपम। तो पंचकम व्येक रूपम पुनः किम उच्यते, यावत तावत पंचकम व्येक रूपम यावत तावत भिस्त्रिभिः सद्विरूपैः, यावत तावत भी त्रिभिः सद्रूपैः, रूपैः अर्थात एक हमारे पास उसमें भी सद्विरूपैः, दो हमारे पास संख्या है। प्रथम प्रश्न में जो गुणक का उदाहरण आचार्य ने दिया, गुण्य हमारे पास अव्यक्त 5 है और उसके साथ में रूप 1 है। यावत तावत पंचकम व्येक रूपम, व्येक रूपम इत्युक्ते रूपम एकम ऋणम, ऋणम इत्यस्य कृते संख्यायाः उपरि अस्माभिः अंकनं क्रियते, दशमलव चिह्नं क्रियते, तेन तस्याः संख्यायाः ऋणत्वम् अवगम्यते। यदि संख्यायाम् उपरि बिंदु रूपात्मकं चिह्नं वर्तते तर्हि सा संख्या अस्माभिः ऋणात्मिका इति बोध्या। अतः प्रक्रियायामस्यां किम् अस्ति, यावत् तावत् पंचकं व्येक रूपम यावत् तावत् भिस्त्रिभिः सद्विरूपैः। और दूसरे प्रकरण में अयं गुण्यः अपरः गुणकः, गुणकः किं, यावत् तावत् त्रिभिः सद्विरूपैः अर्थात रूपैः द्वियुक्तैः रूपैः सह यावत् तावत् त्रिभिः, अयं गुण्यः अपरः गुणकः। अनयोः गुण्यगुणकयोः परस्परं गुणनं यदि कर्तव्यं तत्र कश्चन नूतन विधि अत्र न प्रतिपादितः आचार्यैः, तैः उक्तं व्यक्तोक्त खंड गुणना विधिरेव मत्। व्यक्त में जिस प्रकार की खंड गुणन विधि चतुर्थ प्रकार से आचार्य ने लीलावती में कही है, उसी विधि का आप यहाँ प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, तो क्रमशः गुण्यः पृथक गुणक खंड समो निवेश्य, गुण्ये राशिस्थानद्वयं वर्तते, गुणकेपि स्थानद्वयं वर्तते, अतः गुण्यः पृथक गुणक खंड समो निवेश्य, गुण्य को जितने गुणक खंड हैं उनके उतने स्थान पर रख दीजिए। अर्थात या 5 रूप 1 को 2 जगह रख दीजिए, या 5 है रूप 1 ऋण है इसको 2 जगह रख दीजिए, या 5 रूप 1 को एक जगह रखा और या 5 रूप 1 ऋण को ही हम दूसरी जगह रख दिए। और गुणक हमारे पास जो प्रश्न में था यावत तावत भी त्रिभिः सद्विरूपैः, एक बार यावत से यहाँ यावत 3 से इसको गुणा कर देंगे और एक बार रूप 2 से इसको गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद इन दोनों को हम गुण्यः पृथक गुणक खंड समो निवेश्य तई खंड कई क्रमहतः सहितो युतोगा, उन सबको क्रम से हम जोड़ देंगे। देखिए यावत 5 को यावत 3 से गुणा करेंगे तो आचार्य ने कहा कि यदि इस सूत्र में कहा है स्याद्रूप वर्णाभिहतौ तु वर्णौ द्वित्र्यादिकानां समजातिकानां द्वित्र्यादिकानां समजातिकानां वधेतु तद्वर्ग घनादयः स्युः। अतः अत्र द्वयोः राश्योः जातिः समा वर्तते, अतः समासु राशिषु गुणने सति यावत वर्ग, इसको आप लिख सकते हैं या 5 गुणे या 3 का आप अगर गुणनफल लेंगे तो सामान्य पद्धति में हम लिखते हैं या का वर्ग और 3, या वर्ग 3, ये ऐसा लिखा जाता है। लेकिन बीजगणित की प्रक्रिया में हम वर्ग का चिन्ह नहीं देंगे। वर्ग के चिन्ह नहीं देने का आशय है कि वर्ग के चिन्ह की प्रक्रिया बाद में वर्ग के चिन्ह का आविष्कार हुआ। आचार्य ने वर्ग को बताने के लिए व का उल्लेख किया है, या के साथ हम व लिख देंगे, इसका मतलब ये या के ऊपर वर्ग है। या स्क्वायर की जगह हमारे यहाँ या व लिखा जाएगा, या घन की जगह हमारे यहाँ या घ लिखा जाएगा। तो वर्ग का घन का ज्ञान तो था, लेकिन तेषां चिह्नानां प्रयोग प्रक्रिया तदानीन्तने काले नासीत् इति कृत्वा वर्गस्य कृते अस्माभिः वकारः स्थाप्यः, घनस्य कृते घकारः स्थाप्यः इति कश्चन सामान्यः नियमः।
अतः या अव्यक्त राशेः पंचमानम अव्यक्त राशेः मानत्रयम् उभयोः गुणनकरणेन याव 15 लभ्यते, याव 15 प्राप्त होता है। पुनः गुणा करेंगे, रूप 1 ऋण है और या 3 ऋण है, तो गुणा हम करने पर हमें या 3 का 3 ही रह जाएगा, केवल ऋणात्मक राशि हो जाएगी क्योंकि रूप 1 ऋण से उसको हमने गुणा किया। दूसरे स्थान में रखी हुई राशि हमारे पास है या 5 रूप 1 ऋण और हमने गुणा किया है इसको रूप 2 से। ये प्रक्रिया यदि हम करेंगे तो रूप 2 को या 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका या 10, और रूप 1 को रूप 2 से गुणा करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका रूप 2 ऋण। ये पूरी प्रक्रिया करने पर आप देखिए समान, अब या वो 15 या 3 या वो 15 या 3 या 10 और रूप 2, ये संख्याएं हमारे पास आ गई। इन संख्याओं के आ जाने से अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, तई खंडकई क्रमतः सहितो यथोक्त्या, तई खंडकई क्रमतः सहितः योग कर देंगे उक्त विधि से। इसका हम योग करेंगे। उक्त विधि से योग करने का आशय है योगोन्तरम तेषु समान जात्यो विभिन्न जात्यों से पृथक स्थितिश्च। ये याव स्वतंत्र है क्योंकि याव की जाति का कोई और इसमें नहीं है। याव की जाति का जब कोई और इसमें नहीं है तो याव हमारा जो है वो स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्र होने के कारण या व 15 स्वतंत्र फल हुआ, या 3 ऋण है और या 10 भी ऋण है। इस प्रकरण में दोनों को योग करेंगे क्योंकि समान जाति का है। ये या भी एक या 3, ये 3 ऋण भी या जाति का है और 10 धन भी या जाति का है। 3 ऋण और 10 धन दोनों के या जाति होने के कारण योगोन्तरम तेषु समान जात्योः विभिन्न जात्यों से पृथक स्थितिश्च इत्यादि नियमानुसार दोनों का योगांतर होगा। और योगे युतिः स्यात् क्षयोः स्वयोर्नवा धनर्णयोरन्तरमेव योगः, अत्र एकः धनात्मकः अपरः ऋणात्मकः, अतः उभयोः अंतरमेव योगः। इस 10 को इस 3 से अंतर करने पर जो फल आएगा वही इन दोनों का योग होगा। तो आपके मान हो गए या 3 या 15, या व 15 ऐसे का ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसकी जाति का कोई और इसमें नहीं है। या 3 ऋण और या 10 धन, इन दोनों की प्रक्रिया करने से आपके पास ये दोनों हट करके या 7 केवल बच जाएगा। और रूप 2 जो है उसकी जाति का इस पूरे प्रश्न में कोई नहीं है। इस गुणनफल में रूप 2 स्वतंत्र है, उसका कोई भी गुणन नहीं है। अतः ये रूप 2 जैसा है वैसा ही रूप 2 रह जाएगा। ये रूप 2 यहीं पर, इसको हम रूप 2 ऋण लिख लेंगे। ऋणात्मक है क्योंकि ये रूप 2 को रूप 1 ऋण से हमने गुणा किया है। तो आपके पास जब गुण्य है या 5 रूप 1 ऋण, गुणक था या 3 रूप 2, इन दोनों को हमने गुण्य पृथक गुणक खंड समूह निवेश्य इस विधि से गुणक में जितनी राशियां थी उतने स्थान में स्थापित करने के अनंतर पृथक पृथक गुणा करने के बाद समान जातियों का तई खंड कई क्रमतः सहितो यथोक्त्या इत्यादिना विधिना समराशीनां समजातीनां योगः विषमजातीनां तथा एव भूता स्थितिः अस्माभिः त्यक्तव्या। अनया रीत्या अस्माकं फलं भवति या व 15 या 7 ऋणानि रूप 2 ऋणात्मकौ। इत्थम् अमुना विधिना प्रक्रिया संपादयितुम् अस्माभिः शक्यते। तत्रोक्तम् आचार्यैः यावत् तावत् पंचकं एकरूपं यावत् तावद्भिस्त्रिभिः सद्विरूपैः। और प्रकरणों में हम एक बार 5 को धन मानेंगे, एक बार रूप को 1 को ऋण मानेंगे, कदाचित हम 5 को ऋण मान लें, रूप 1 को धन मान लें। तो परस्पर न्यास की वैपरीत्य से कई प्रकार के हम गुण्य गुणक बना करके भिन्न भिन्न परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रक्रिया इसकी सामान्यतया यही है। सारांशतया गुण्यस्य गुण के यथास्थानकानि संख्यकानि वर्तन्ते तथा स्थानकानि मानानि स्थाप्यानि। यथा अस्मिन् प्रकरणे गुणके स्थानद्वयात्मकं वर्तते फलम्, अतः गुण्यं द्विधा स्थाप्यं पृथक् पृथक्तया गुणकेन अस्माभिः गुण्यं कार्यं यत् फलं समागतं तस्य फलस्य सामान्यरीत्या तैखण्डकै क्रमतः सहितो यथोक्त्या इत्यादि विधिना
योगोन्तरं तेषु समानजात्यो इति सूत्रानुसारेण योगोन्तरं तेषु योगै युतिः स्यात् क्षयोः सयोर्वा धनर्णयोरन्तरमेव योगः इत्यादि नियमेन योगान्तरं विधाय यत् फलं समायाति तदस्माकं गुणनफलम्। ये सामान्य एक उदाहरण है। तो इस उदाहरण को हम गुणन की प्रक्रिया को जैसा अव्यक्त विधि में कहा गया है वैसा ही हम अव्यक्त में करेंगे। तो ये आचार्य की गुणन प्रक्रिया अव्यक्त के विषय में है। अब गुणन के बाद आचार्य ने वर्ग के लिए कहा कि वर्ग की जो विधि हमारे यहाँ कही गई है सामान्यतया, गुणन के बाद पहले भाग की प्रक्रिया हम देख लें फिर वर्ग पर आएंगे। भाग के लिए भी जो प्रक्रिया हमारे यहाँ व्यक्त गणित में है, भाज्याधरः शुध्यति यद् गुणः स्यात्, ये एक सूत्र है लीलावती में, भाज्याधरः शुध्यति यद् गुणः स्यात् अथवा ययि वर्णे भाज्याः सन्ति, मतलब जितने भी भाज्य में संख्याएं हों उसके आधार पर हम परस्पर भाग देंगे। कैसे भाग देंगे इसका हम सूत्र एक बार देख लें। बीजगणित में आचार्य ने क्या कहा? आचार्य ने कहा है भाज्याच्छेदः शुध्यति यद् गुणः स्यात्, सामान्य रीति से, जैसे हमने बताया था पूर्व कक्षा में आपको, यथा 30 में हमको 6 से भाग देना है। अंशे 30 राशि वर्तते, हरे च राशि षड् वर्तते, अथ भाज्याच्छेदः शुध्यति प्रच्युतः शन। ऐसी कौन सी संख्या है जो 30 को प्राप्त कर लेगी और 6 से बढ़ती हुई जाएगी, अर्थात 6 अपने हर रूप 6 कथम भूतः हर रूपः षड् संख्यात्मकः अंश रूपात्मकं 30 मानं प्राप्नुयात् इति जिज्ञासा। अतएव उच्यते भाज्याच्छेदः शुध्यति प्रच्युतः सन् स्वेषु स्वेषु स्थानकेषु क्रमेण। भिन्नं किमस्ति? व्यक्तरीत्या यदि अस्माभिः क्रियते तदानीम् एका एव संख्या भवति, हरेपि एका एव संख्या, अंशेपि एका एव संख्या, अर्थात एकात्मिका एकस्थानीया एकात्मिका संख्या। अव्यक्ते किं भवति? योगात्मिका संख्या। अव्यक्त में आपके पास योगात्मक संख्याएं होंगी और व्यक्त में आपके पास एक संख्या होगी जिसको आपको भाग देना है। तो व्यक्त में और अव्यक्त में प्रक्रिया तो समान है परंतु गणितीय रीति से थोड़ा अंतर आता है। अंतर क्या आता है? जब हम अव्यक्त में हम भाग देते हैं तो स्वेषु स्वेषु स्थानकेषु क्रमेण, जितने स्थान का भाग पहले चला जाए उतने स्थान का भाग देकर के लब्धि को रख लीजिए। स्वेषु स्वेषु स्थानकेषु क्रमेण भाज्याच्छेदः शुध्यति प्रच्युतः सन्, जितने जितने स्थान का शोधन बारी बारी से हो जाए उसको आप करके रख लीजिए। ययि वर्णै संगुणो यैश्च रूपै, जिन जिन वर्णों का गुणन करके जो जो रूप आपको प्राप्त हो वही भागहारे लब्धयस्ताः सुरत्र, भागहार की प्रक्रिया में बाकी वही लब्धि होती है। अर्थात दूसरे चरण की प्रक्रिया में व्यक्त और अव्यक्त में कोई भेद नहीं है, परंतु प्रथम चरणे विभिन्नेषु वर्णेषु येषां वर्णानां सजातीयानां भागः जायते आदौ तत्कर्तव्यं, शेषानां वर्णानां भागः द्वितीय चरणे दातव्यं, तत्र रीतिः व्यक्तवदेव स्वीकर्तव्या। भाज्यात् छेदः शुध्यति प्रच्युतः सन्, अर्थात भाज्यात् शुध्यति प्रच्युतः सन्, अर्थात सन शुध्यति प्रच्युतः, अर्थात यावन्ति मानानि शुध्यन्ति तेषां सर्वेषां मानानां किं कर्तव्यं? स्वेषु स्वेषु स्थानकेषु शोधनं कर्तव्यं। तदनन्तरं शोधितानां मानानां ययि वर्णैः संगुणैश्च रूपैः ते भागहारे लब्धयः, वो भागहार में लब्धियाँ होती। क्या है आशय? देखें, सरलता के लिए थोड़ा हम इसको उदाहरण करेंगे। जैसे अभी हमने गुणा करके एक लब्धि लाई, गुणा करके हमारी लब्धि आई यावत 15 या व 15 या 7 2 या 7 ऋण और रूप 2, ये हमारे पास अभी गुणनफल है। उदाहरण के लिए हम इसी सूत्र पर और इसी भागहार की प्रक्रिया को समझाते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर भाज्य, इसको हम भाज्य कहेंगे क्योंकि इसे हमें भाग देना है। भक्तुम योग्यः भाज्यः, येन भाज्यते असौ भाजकः। अब हम भाग देंगे, जिससे हमने गुणा किया उसी से हम भाग दे देते हैं। ऐसी स्थिति में या 3 और या रूप 2, ये इससे हमने इसको प्रथम पर गुणा किया था। तो अब नए उदाहरण में हम क्या करते हैं? या व 15 और थोड़ा स्पष्ट लिखें,
या व 15 ये हमारा भाज्य है, उसके साथ या 7 ये भी भाज्य है, और रूप 2 ऋण ये भी भाज्य है। इसको हम भाग देंगे, जो गुण्य था हमारा वो यहाँ भाज्य हो जाएगा। सामान्य विधि है, यदि हम 6 को 5 से गुणा करें तो 30 आए, यदि हम 30 में 5 का भाग दें लब्धि 6 आ जाएगी। ये व्यस्त प्रक्रिया सामान्य विधि है। तो हमने क्या किया, जो हमारा गुणनफल था उसको हमने भाज्य मान लिया, और भाजक हमने मान लिया जो हमारा गुण्य था। गुण्य क्या था, गुण्य आपको देखिए उदाहरण में, यावत् तावत् पंचकम एक रूपम यावत् तावत् भिस्त्रिभिः सद्विरूपैः, यावत् 3 और रूप 2 ये हमारा भाग। अब हमारे पास सूत्र है, भाज्यात् छेदः शुध्यति प्रच्युतः शं स्वेषु स्वेषु स्थानकेषु क्रमेण यैः वर्णैः संगुणो यैश्च रूपैः भागाहारे लब्धयस्ताः सुरत्र। इस विधि से हम भाग देंगे। भाग देने पर क्या है, देखिए सूत्र के अनुसार यावत पहली राशि है, यहां पर याव 15 पहली राशि है। तो ऐसी कौन सी राशि है जो या के साथ लगी संख्या का हम यावत 15 से भाग दें तो हमारा भागफल क्या हो जाए, शुद्धति प्रच्युतः शं, शुद्ध हो जाए, घट जाए। घट जाने की स्थिति में हम क्या करेंगे, घट जाने की स्थिति में हम क्या करेंगे, या 3 है या वो 15 है, तो आप सामान्यतः देख सकते हैं 3 के गुणनफल में 5 बार हम गुणा करने से 15 को प्राप्त कर सकते हैं। तो लब्धि के स्थान में हम लिख देंगे या 5, क्योंकि सूत्र में कहा भाज्यात् छेदः शुध्यति प्रच्युतः शं या लब्ध्या भाज्य शुध्यति सा लब्धि अस्माभिः गृहीतव्या। उस लब्धि का ग्रहण हमने किया, वो हो गया हमारे पास या 5, और या 3 को या 5 से गुणा किया तो हो गया या व 15। और चूंकि रूप भाग तो हम संपूर्ण से संपूर्ण में दे रहे हैं, तो ये रूप 2 गुणे या 5 भी हम करेंगे, लेकिन निर्धारण करते समय केवल हम पहली राशि से निर्धारण करेंगे, क्योंकि आचार्य ने कहा भाज्यात् छेदः शुध्यति प्रच्युतः शं, पहली राशि जिससे शुद्ध हो जाए उसको हम मान लेंगे। तो या व 15 हमारे भाज्य में है, और या 3 को 5 बार गुणित करने से या व 15 उससे शुद्ध हो जा रहा है। इसीलिए लब्धि में या 5 को स्वीकार करने के अनंतर या व 15 और लब्धि हमारे यहाँ पर या 5 को रूप 2 से गुणा करने पर या 10, ये हमारे पास प्रथम लब्धि आएगी। उदाहरण के लिए या 3 और रूप 2 को यदि हम या 5 से गुणा करें तो या व 15 और या 10 ऋण हमारे पास ये लब्धि आएगी। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में या व 15 या व 15 ये दोनों निशेष हो जाएंगे, शुद्धति प्रच्युतः शं, शोधन कर लेंगे इनका। या 7 में से या 10 हमारे पास जो है उसमें से हम घटाएंगे तो हमारे पास मान आएगा या 3 ऋण, और इसके बाद रूप 2 ऋण पहले से हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमें घटाना है, और हमारे पास अब देखिए शेष आया हमारे पास या 3 ऋण रूप 2 ऋण। हम सामान्य भाग की प्रक्रिया भी देते हैं, तो पहले हम आदि की संख्या को लेते हैं, उसमें जितना भाग चला जाए उस भाग को दे करके शेष को नीचे रखते हैं। अगले चरण में उस शेष में पुनः भाग देते हैं, जो लब्धि आती है उसको हम भागफल में रखते हैं। तो अब देखिए या 3 धन है या 2 ऋण है, यहाँ या 3 ऋण है या 2 धन है। अगर हम धनात्मक 1 मान लें, आचार्य ने कहा ना यही वर्ण संगुणो यश्च रूपै, जिन जिन वर्णों से गुणा करने पर वो रूपात्मक हो जाएं। तो देखिए यहाँ या 3 रूप 2 है, यहाँ या 3 रूप 2 है, और जिससे हम भाग देना है वो भी या 3 रूप 2 है। यहाँ हमने 1 मान लिया, अगर हम 1 से भाग दे दें सीधे इसको, तो यहाँ हमारे पास या 3 और रूप 2 आ जाएगा, और दोनों परस्पर निशेष हो जाएंगे। अधिक से अधिक आप इसको ऋणात्मक भी मान लें, या तो प्रक्रिया आपकी पूरी यहाँ पर निशेष होगी। तो हमारे पास एक बार हमने गुणा किया उसी राशि को, भाज्य को गुण्य को भाज्य मान लिया, गुणक को भाजक मान लिया, और ये पूरी प्रक्रिया जो हमारा वहाँ गुण्य था वो हमारा यहाँ भाज्य हो गया, और जो हमारा वहाँ गुणक था वो हमारा यहाँ भागफल हो गया। जो उस प्रश्न में गुणनफल आया था वो हमारे इस प्रक्रिया में भाज्य वो हमारा
भाज्य हो गया। जैसे सामान्यतः आप देखें, हमने अगर 36 में 6 का भाग दिया या हम 30 में 6 का भाग दें तो 30 हमारा भाज्य है, 6 हमारा भाजक है, लब्धि हमारी 5 आई। गुणा की प्रक्रिया में हम कहें तो लब्धि को यदि हम 6 अर्थात भाजक से गुणा कर दें तो हमारा गुणनफल आ जाएगा। तो पूर्व गुणन के सूत्र में आचार्य ने या 5 रूप 1 को यावत तावत पंचवीस रूपये को गुणा किया तो ये गुणनफल आया। अब इसी प्रक्रिया को भाज्यात् छेदः शुध्यति प्रच्युत इस विधि से आचार्य ने जो कहा वो विधि आपकी स्पष्ट होगी। भाज्यात् छेदः शुध्यति प्रच्युतः सन् स्वेषु स्वेषु स्थानकेषु क्रमेण यै वर्णै संगुणो यैश्च रूपै भागाहारे लब्धयः स्युः लब्धयस्ताः स्युरत्र। भागहार में यहाँ लब्धियां होती। अगर आप सामान्यतया भाग की प्रक्रिया जानते होंगे तो इसमें कोई समस्या आपको नहीं आएगी, और अगर आएगी तो आप जिज्ञासा रखेंगे, इसको हम किसी और दिन विस्तार से करेंगे। वस्तुतः आज हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से राष्ट्रीय परिसंवाद की एक परिगोष्ठी भी आयोजित है और उस गोष्ठी का समायोजन हम लोगों को करना है 3:30 पौने 4 बजे से। अतः हम अंतिम इस अव्यक्त वर्ग का जो ये अंतिम प्रकल्प है इसको पूरा करके आज का पाठ पूर्ण करेंगे। एक और इसमें उदाहरण है जिसको हम करेंगे। वर्ग की विधि तो सामान्यतया हम वैसे ही करेंगे जैसे व्यक्त में करते हैं। व्यक्तोक्त खंड अव्यक्त वर्ग करणी गुणनासु चिंत्यो व्यक्तोक्त खंड गुणना विधिरेव मात्र। व्यक्त में जो विधि है, व्यक्त में जो विधि है, क्या विधि है व्यक्त में? व्यक्त की विधि है वही सामान्य विधि। सामान्य विधि समझिए आप कि अ प्लस ब इसका वर्ग करेंगे तो ये अ स्क्वायर अ वर्ग प्लस ब स्क्वायर ब वर्ग प्लस 2ab। ये सामान्य नियम है योग का, वर्ग योग का। तो आचार्य ने कहा खंडद्वयस्याभिहति, दोनों के खंड का वर्ग कर दी। खंडद्वयस्याभिहति द्विनिघ्नि, और दोनों के खंडों को परस्पर क्या करें? द्विनिघ्नि, तब खंड वर्ग की युता। इन पूरे को योग करने पर भी उसका वर्ग हो जाता है। ये सामान्य विधि अंकगणित हो अथवा बीजगणित हो, सर्वत्र इसी का प्रयोग किया जाता है। लगभग उसी का प्रयोग हमको इसमें करना है। इसलिए आचार्य ने कह दिया अव्यक्त वर्ग करणी गुणनासु चिंत्यो व्यक्तोक्त खंड गुणना विधिरेव मात्र। व्यक्त में भी यही प्रक्रिया जो अव्यक्त की प्रक्रिया है उसी का आप प्रयोग करेंगे। अर्थात ये जो खंड विधि है, खंड विधि का प्रयोग हम करेंगे। स्थापन की विधि का प्रयोग हम अव्यक्त में नहीं कर सकते क्योंकि प्रत्येक संख्या का मान अलग अलग है। अब व्यक्त प्रक्रिया में प्रत्येक का मान दशात्मक सिद्ध है कि वो दशात्मक है, फिर शतात्मक है, फिर सहस्त्रात्मक है। लेकिन अव्यक्त प्रक्रिया में सर्वमान स्वतंत्र होने के कारण आप खंड विधि का प्रयोग करेंगे। जितने भी राशियां हैं, 2 राशियां हैं तो योग में अलग अलग पृथक योग कर दीजिए, अधिक राशियां हैं तो अधिक का योग करके खंड विधि से हम गुणा या वर्ग करेंगे। आशय कहने का कि वर्ग तो हम समद्विघाता को कहते हैं, तो इसी राशि को 2 जगह रखने के बाद जो आपकी खंड विधि कही गई उसको भी गुणा कर दीजिए आप, तो भी आपका वर्ग आ जाएगा। तो वर्ग की कोई विशेष विधि आचार्य ने इसमें नहीं कही है। वर्गमूल के लिए एक सूत्र आचार्य ने कहा कृतिभ्य आदाय पदानि तेषां द्वयोर्द्वयोश्चाभिहतिं द्विनिघ्निं शेषात् त्यजेत् रूप पदम गृहीत्वा चेत संति रूपान् तथैव शेषम। वह इसी का व्यत्यास है। देखिए कृतिभ्य आदाय पदानि तेषां, हमारे पास फल है अ वर्ग प्लस ब वर्ग प्लस 2ab, या हमको है उसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो भी हम इसको नाम दें। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए जो सूत्र है इसी का व्यत्यास है। जैसे हमने गुणन का व्यत्यास भागफल में किया वैसे ही वर्ग का व्यत्यास वर्गमूल में है। क्या है? कृतिभ्य आदाय पदानि तेषां येषां पदानां वर्गमूलम अभीष्टम तेषां कृतिभ्य आदाय अ वर्ग प्लस ब वर्ग प्लस 2ab, इसमें से हमको इसका मूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे? कृतिभ्य आदाय पृथक पृथक राशियों का कृति में वर्ग करेंगे, अ स्क्वायर प्लस ब स्क्वायर, इनको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इसमें से। कृतिभ्य आदाय पदानि तेषां द्वयोर्द्वयोश्चाभिहतिं द्विनिघ्निं, और इन दोनों का भिहितिम द्विनिघ्निम अ और ब का गुणा करके द्विनिघ्न कर लीजिए, यही तो वर्ग है। कृतिभ्य आदाय दोनों के माने हमें स्वतंत्र अ प्लस ब का वर्ग करना है, तो अ का वर्ग प्लस ब का वर्ग प्लस 2ab, अर्थात दोनों राशियों का स्वतंत्र वर्ग, और एक बार दोनों राशियों को गुणा करके जोड़ के रख दीजिए। कृतिभ्य आदाय पदानि तेषां द्वयोर्द्वयोश्चाभिहतिं द्विनिघ्निं, दोनों को परस्पर गुणा करके भी रख दीजिए। शेषात् त्यजेत्
रूप पदम गृहीत्वा, यदि इसका उसको मूल लेना है आपको तो शेषात् त्यजेत रूप पदम गृहीत्वा, अर्थात जिसका आपको इसमें से मूल घट रहा हो उन रूप का, उन संख्याओं का पद घटा दीजिए। शेषात् त्यजेत रूप पदम गृहीत्वा चेत् सन्ति रूपाणि तथैव शेषम, यदि रूप न घटे उसको यथावत शेष रख दीजिए। आशय कहने का क्या है, देखिए एक उदाहरण समाप्त करेंगे। उदाहरण है हमारे पास, मान लीजिए ये है हमारे पास या व 16, एक संख्या है या व 16, उसी के साथ अगली संख्या है या 48 ऋण, और तीसरी संख्या है रूप 36। ये तीनों संख्याएं हैं, एक साथ है, मैं एक साथ नहीं लिख रहा हूं ताकि वो आपके बोर्ड पर, ये क्रम से एक राशि है या व 16 या 48 ऋण रूप 36। इसका हमें वर्गमूल लेना है। इसका वर्गमूल लेने के लिए इसमें से आचार्य ने कहा कि शेषात् त्यजेत रूप पदम गृहीत्वा, इसमें जिस जिसका वर्ग घटे घटा लीजिए। देखिए या व जो है वो वर्ग है क्योंकि व लगा हुआ है, और 16 जो है उस रूप का वर्ग 4 है, तो या व में से या 4 का वर्ग घट सकता है, तो एक लब्धि या 4 हुई। रूप 36 में से रूप 6 का वर्ग घट सकता है, तो रूप 6 भी हमारे पास हुआ। रूप या 4 और रूप 6 ये दोनों संख्याएं हमारे पास घट सकती। और कहा द्वयोर द्वयोश्चा भिहतिम दुनिघ्निम, इन दोनों को गुणा कर दीजिए। या 4 और रूप 6 इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 4 छके 24, और दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 48, और या है तो 48 या, यहाँ ये 48 यह है, इसको ऋण कर लीजिए, ये यहाँ माइनस हो गया। तो आपकी लब्धि क्या हुई, लब्धि हुई या 4 और रूप 6, ये आपका वर्गमूल हो गया। ये एक सरल विधि है, जिन अव्यक्त संख्याओं का, जिन व्यक्त संख्याओं का वर्गमूल में से आपको मान दिख रहा हो उसको घटा लीजिए, और घटाने के बाद जो आए उसको अलग कर दीजिए, और जिनका घटाने के बाद जिनका वर्गमूल घटा उसको दुगुना कर लीजिए। यहाँ पर एक बार या 4 का वर्गमूल घट रहा, या 4 का वर्ग या वह 16 में से घट रहा है, तो या 4 को एक जगह रखा हमने। एकत्र रूप 36 का वर्ग मूल रूप 6 से घट रहा है, तो यहाँ हमने रूप 36 की जगह रूप 6 को रख दिया। इन दोनों के घटने के बाद इन दोनों का गुणनफल करने से हमारे पास 48 याव आ रहा है, जो यहाँ पर पूर्णतया घट रहा है। इसलिए हम कहेंगे ये जो याव 16 या 48 और या रूप 36 ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्गात्मक है, क्योंकि इसका वर्गमूल हमें प्राप्त हो रहा है। अब आगे इसके बाद चरणबद्ध प्रक्रिया से आचार्य बताएंगे, जहां वर्ग न आए उसके लिए हम क्या करेंगे। वो एक अव्यक्त वर्ग की प्रक्रिया है, अमूलांक करणी की प्रक्रिया है, अलग प्रक्रिया है। लेकिन सामान्यतया हम यही, और फिर कहा कि अगर हम इसमें तो हम ले लें, लेकिन अगर इसमें वो न घटे तो क्या होगा। तो आचार्य ने कहा शेषात् त्यजेत रूप पदम गृहीत्वा चेत् सन्ति रूपाणि तथैव शेषम। अगर वो न घटे, मान लीजिए 48 में से अगर न घटता, हम कोई ऐसी संख्या लेते जिससे वो न घटे, तो हम ऐसी स्थिति में इस रूप को जैसा का वैसा ही रख देंगे, अर्थात वो पूर्ण रूप से वर्गमूलात्मक संख्या नहीं होगी, हम शेष को शेष ही ग्रहण कर लेंगे। ये एक सामान्य प्रक्रिया आचार्य ने कही। कृतिभ्य आदाय पदानि तेषां द्वयोर्द्वयोश्चा भिहतिम दुनिघ्निम शेषात् त्यजेत रूप पदम गृहीत्वा चेत् सन्ति रूपाणि तथैव शेषम। ये जब आप अव्यक्त गणित के साथ व्यक्त गणित का वर्ग और वर्गमूल पढ़ लेंगे तो विशेष रूप से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो ये हमारी अव्यक्त वर्ग की जो प्रक्रिया है, षटकर्म की, जोड़ घटा गुणा भाग वर्ग वर्गमूल की, ये प्रक्रिया पूर्ण हो गई। और अब कल से हम बताएंगे आपको अगली कक्षा में कि जब किसी संख्या का वर्ग न निकले या वर्ग न हो तो हम किस प्रक्रिया का आलंबन करते हैं, उसका नाम हमारे यहाँ करणी है। और भी कुछ उदाहरण हैं जिसको हम अगली कक्षा में पूर्ण करेंगे। आज हमारे विश्वविद्यालय की ओर से 4 बजे से राष्ट्रीय परिचर्चा है। आप सभी विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज से भी लाइव हो सकते हैं, अथवा कार्यक्रम में लाइव जुड़ भी सकते हैं। तो ये तदर्थ आज की कक्षा हम